एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 9 बाय जेम्स क्लियर। प्रतिभा के बारे में सच्चाई, जब जीन मायने रखते हैं और जब नहीं। माइकल फेल्प्स को बहुत से लोग जानते हैं, जिन्हें व्यापक रूप से इतिहास के सबसे महान एथलीटों में से एक माना जाता है। फेल्प्स ने न केवल किसी भी तैराक से ज्यादा ओलंपिक पदक जीते हैं, बल्कि किसी भी खेल में किसी भी ओलंपियन से ज्यादा पदक जीते हैं। हिचम एल गुएरोज का नाम कम ही लोग जानते हैं, लेकिन वह अपने आप में एक शानदार एथलीट थे। एल गुएरोज एक मोरक्को के धावक हैं, जिनके पास 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक हैं और वह अब तक के सबसे महान मध्यम दूरी के धावकों में से एक हैं। कई सालों तक उन्होंने मील, 1500 मीटर और 2000 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2004 में ग्रीस के एथेंस में ओलंपिक खेलों में उन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये दोनों एथलीट कई मायनों में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। शुरुआत के लिए एक ने जमीन पर और दूसरे ने पानी में प्रतिस्पर्धा की, लेकिन सबसे खास बात यह है कि वे ऊंचाई में काफी भिन्न हैं। एल गुएरोज 5 फीट 9 इंच लंबे हैं। फेल्प्स 6 फीट 4 इंच लंबे हैं। ऊंचाई में इस 7 इंच के अंतर के बावजूद दोनों पुरुष एक मामले में समान हैं। माइकल फेल्प्स और हिचम एल गुएरोज अपनी पैंट पर एक ही लंबाई की इनसीम पहनते हैं। ये कैसे संभव है? फेल्प्स की ऊंचाई के हिसाब से पैर अपेक्षाकृत छोटे हैं और धड़ बहुत लंबा है, जो तैराकी के लिए एकदम सही है। एल गुएरोज के पैर अविश्वसनीय रूप से लंबे हैं और शरीर का ऊपरी हिस्सा छोटा है, जो लंबी दूरी की दौड़ के लिए एक आदर्श ढांचा है। अब कल्पना करें कि अगर ये विश्व स्तरीय एथलीट खेल बदल लें। उनकी उल्लेखनीय एथलेटिकता को देखते हुए क्या माइकल फेल्प्स पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ ओलंपिक स्तर के लंबी दूरी के धावक बन सकते हैं? यह असंभव है। चरम फिटनेस पर फेल्प्स का वजन 194 पाउंड था, जो एल गुएरोज से 40% अधिक है, जिन्होंने 138 पाउंड के अल्ट्रालाइट वजन के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। लंबे धावक भारी धावक होते हैं, और जब दूरी की दौड़ की बात आती है तो हर अतिरिक्त पाउंड एक अभिशाप है। शीर्ष प्रतिस्पर्धा के खिलाफ फेल्प्स शुरू से ही बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह एल गुएरोज इतिहास के सर्वश्रेष्ठ धावकों में से एक हो सकते हैं, लेकिन ये संदेहास्पद है कि वे तैराक के रूप में कभी ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त कर पाएंगे। 1976 से पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं की औसत ऊंचाई 5 फीट 10 इंच है। इसकी तुलना में पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं की औसत ऊंचाई 6 फीट 4 इंच है। तैराक लंबे होते हैं और उनकी पीठ और भुजाएं लंबी होती हैं, जो पानी में तैरने के लिए आदर्श होती हैं। एल गुएरोज पूल को छूने से पहले ही गंभीर रूप से नुकसान में होंगे। सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने का रहस्य प्रतियोगिता का सही क्षेत्र चुनना है। यह आदत परिवर्तन के साथ उतना ही सच है जितना कि खेल और व्यवसाय के साथ। आदतें निभाना आसान होता है, और जब वे आपकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और क्षमताओं के साथ संरेखित होती हैं, तो उनका पालन करना अधिक संतोषजनक होता है। पूल में माइकल फेल्प्स या ट्रैक पर हिचम एल गुएरोज की तरह आप ऐसा खेल खेलना चाहते हैं जहां संभावनाएं आपके पक्ष में हों। इस रणनीति को अपनाने के लिए इस सरल सत्य को स्वीकार करना आवश्यक है कि लोग अलग अलग क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। कुछ लोग इस तथ्य पर चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं। सही तौर पर आपके जीन तय होते हैं, और उन चीजों के बारे में बात करना मजेदार नहीं है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। साथ ही जैविक नियतिवाद जैसे वाक्यांशों से ऐसा लगता है कि कुछ व्यक्ति सफलता के लिए किस्मत में हैं और अन्य विफलता के लिए अभिशप्त हैं। लेकिन यह व्यवहार पर जीन के प्रभाव का एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण है। आनुवंशिकी की ताकत भी उनकी कमजोरी है। जीन को आसानी से नहीं बदला जा सकता, जिसका अर्थ है कि वे अनुकूल परिस्थितियों में एक शक्तिशाली लाभ और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक गंभीर नुकसान प्रदान करते हैं। यदि आप बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं तो 7 फीट लंबा होना बहुत उपयोगी है। यदि आप जिम्नास्टिक रूटीन करना चाहते हैं तो 7 फीट लंबा होना एक बड़ी बाधा है। हमारा वातावरण हमारे जीन की उपयुक्तता और हमारी प्राकृतिक प्रतिभाओं की उपयोगिता निर्धारित करता है। जब हमारा वातावरण बदलता है तो सफलता निर्धारित करने वाले गुण भी बदल जाते हैं। यह न केवल शारीरिक विशेषताओं के लिए बल्कि मानसिक विशेषताओं के लिए भी सच है। यदि आप मुझसे आदतों और मानव व्यवहार के बारे में पूछें तो मैं समझदार हूँ। बुनाई, रॉकेट प्रणोदन या गिटार के तारों के मामले में इतना नहीं।
योग्यता संदर्भ पर अत्यधिक निर्भर है। किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में शीर्ष पर रहने वाले लोग न केवल अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं, बल्कि वे कार्य के लिए भी उपयुक्त होते हैं। और यही कारण है कि यदि आप वास्तव में महान बनना चाहते हैं, तो ध्यान केंद्रित करने के लिए सही जगह का चयन करना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, जीन आपके भाग्य का निर्धारण नहीं करते हैं, वे आपके अवसरों के क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। जैसा कि चिकित्सक गैबरमेट ने कहा है, जीन पूर्व निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन वे पूर्व निर्धारित नहीं करते हैं। वे क्षेत्र जहां आप आनुवंशिक रूप से सफलता के लिए पूर्व निर्धारित हैं, वे क्षेत्र हैं जहां आदतें संतोषजनक होने की अधिक संभावना है। कुंजी उन क्षेत्रों की ओर अपने प्रयासों को निर्देशित करना है जो आपको उत्साहित करते हैं और आपके प्राकृतिक कौशल से मेल खाते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा को अपनी क्षमता के साथ संरेखित करें। आपका व्यक्तित्व आपकी आदतों को कैसे प्रभावित करता है? आपके जीन हर आदत की सतह के नीचे काम कर रहे हैं। दरअसल, हर व्यवहार की सतह के नीचे जीन हर चीज को प्रभावित करते हैं, चाहे आप टीवी देखने में कितने घंटे बिताते हैं, शादी करने या तलाक लेने की संभावना हो, या ड्रग्स, शराब या निकोटीन की लत लगने की आपकी प्रवृत्ति हो। अधिकार का सामना करते समय आप कितने आज्ञाकारी या विद्रोही हैं, तनावपूर्ण घटनाओं के प्रति आप कितने संवेदनशील या प्रतिरोधी हैं, आप कितने सक्रिय या प्रतिक्रियाशील हैं, और यहाँ तक कि किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेने जैसे संवेदी अनुभवों के दौरान आप कितने मोहित या ऊब महसूस करते हैं, इन सब में एक मजबूत आनुवंशिक घटक होता है। जैसा कि लंदन के किंग्स कॉलेज में व्यवहार आनुवंशिकीविद रॉबर्ट प्लोमन ने मुझे बताया, अब यह उस बिंदु पर है जहां हमने ये देखना बंद कर दिया है कि लक्षणों में आनुवंशिक घटक है या नहीं, क्योंकि हम सचमुच एक भी ऐसा नहीं पा सकते जो हमारे जीन से प्रभावित न हो। एक साथ मिलकर आपके आनुवंशिक लक्षणों का अनूठा समूह आपको एक विशेष व्यक्तित्व के लिए प्रेरित करता है। आपका व्यक्तित्व विशेषताओं का समूह है जो हर परिस्थिति में एक जैसा होता है। व्यक्तित्व लक्षणों का सबसे सिद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण बिग 5 के रूप में जाना जाता है, जो उन्हें व्यवहार के 5 स्पेक्ट्रम में विभाजित करता है। 1. अनुभव के प्रति खुलापन, एक तरफ जिज्ञासु और आविष्कारशील से लेकर दूसरी तरफ सतर्क और सुसंगत। 2. कर्तव्यनिष्ठा, संगठित और कुशल से लेकर सहज और सहज। 3. बहिर्मुखता, मिलनसार और ऊर्जावान से लेकर एकांत प्रिय और आरक्षित। आप उन्हें बहिर्मुखी बनाम अंतर्मुखी के रूप में जानते होंगे। 4. सहमतता, दोस्ताना और दयालु से लेकर चुनौतीपूर्ण और अलग थलग। 5. विक्षिप्तता, चिंतित और संवेदनशील से लेकर आत्मविश्वासी, शांत और स्थिर। सभी 5 विशेषताओं में जैविक आधार है। उदाहरण के लिए, बहिर्मुखता को जन्म से ही ट्रैक किया जा सकता है। यदि वैज्ञानिक नर्सिंग वार्ड में तेज आवाज बजाते हैं, तो कुछ बच्चे उस ओर मुड़ जाते हैं जबकि अन्य दूर हो जाते हैं। जब शोधकर्ताओं ने इन बच्चों को जीवन भर ट्रैक किया, तो उन्होंने पाया कि जो बच्चे शोर की ओर मुड़े, उनके बड़े होकर बहिर्मुखी होने की संभावना अधिक थी। जो बच्चे दूर हो गए, उनके अंतर्मुखी बनने की संभावना अधिक थी। जो लोग सहमत होने में उच्च होते हैं, वे दयालु, विचारशील और गर्मजोशी से भरे होते हैं। उनमें प्राकृतिक ऑक्सीटोसिन का स्तर भी अधिक होता है, एक हार्मोन जो सामाजिक बंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विश्वास की भावनाओं को बढ़ाता है और एक प्राकृतिक अवसादरोधी के रूप में कार्य कर सकता है। आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि अधिक ऑक्सीटोसिन वाला व्यक्ति धन्यवाद नोट लिखने या सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने जैसी आदतें कैसे विकसित कर सकता है। तीसरे उदाहरण के रूप में न्यूरोटिसिज्म पर विचार करें, जो एक व्यक्तित्व विशेषता है जो सभी लोगों में अलग अलग डिग्री में होती है। जिन लोगों में न्यूरोटिसिज्म अधिक होता है, वे दूसरों की तुलना में अधिक चिंतित और चिंतित होते हैं। इस विशेषता को अमिग्डाला की अतिसंवेदनशीलता से जोड़ा गया है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो खतरों को नोटिस करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरे शब्दों में, जो लोग अपने वातावरण में नकारात्मक संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, उनमें न्यूरोटिसिज्म में उच्च स्कोर होने की संभावना अधिक होती है। हमारी आदतें केवल हमारे व्यक्तित्व से निर्धारित नहीं होती हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे जीन हमें एक निश्चित दिशा में ले जाते हैं। हमारी गहरी जड़ें वाली प्राथमिकताएं कुछ लोगों के लिए दूसरों की तुलना में कुछ व्यवहारों को आसान बनाती हैं। आपको इन अंतरों के लिए माफी मांगने या उनके बारे में दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उनके साथ काम करना होगा। उदाहरण के लिए,
कर्तव्यनिष्ठा पर कम स्कोर करने वाला व्यक्ति स्वभाव से व्यवस्थित होने की संभावना कम होगी और अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए उसे पर्यावरण डिजाइन पर अधिक निर्भर रहने की आवश्यकता हो सकती है। हमारे बीच कम जागरूक पाठकों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में पर्यावरण डिजाइन एक रणनीति है जिस पर हमने अध्याय 6 और 12 में चर्चा की है। निष्कर्ष ये है कि आपको ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो आपके व्यक्तित्व के लिए काम करें। लोग बॉडी बिल्डर की तरह कसरत करके फिट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको रॉक क्लाइंबिंग या साइकिल चलाना या रोइंग पसंद है तो अपनी रुचियों के अनुसार अपनी व्यायाम की आदत को आकार दें। अगर आपका दोस्त कम कार्ब वाला आहार लेता है लेकिन आपको लगता है कि कम वसा वाला आहार आपके लिए काम करता है, तो आपके लिए और भी ताकत है। अगर आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो शर्मिंदा न हो अगर आपको नॉन फिक्शन की तुलना में रोमांटिक उपन्यास पसंद है। जो भी आपको पसंद हो उसे पढ़ें। आपको हर किसी के द्वारा बताई गई आदतों को अपनाने की जरूरत नहीं है। वो आदत चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगे, न कि वो जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो। हर आदत का एक ऐसा रूप होता है जो आपको खुशी और संतुष्टि दे सकता है। उसे खोजें। अगर आदतें टिकी रहनी हैं तो उन्हें मज़ेदार होना चाहिए। ये चौथे नियम के पीछे मूल विचार है। अपनी आदतों को अपने व्यक्तित्व के अनुसार ढालना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आइए अपना ध्यान उन परिस्थितियों को खोजने और डिजाइन करने पर लगाएं जहां आप स्वाभाविक रूप से लाभ में हों। ऐसा खेल कैसे खोजें जहां संभावनाएं आपके पक्ष में हों। प्रेरणा बनाए रखने और सफल महसूस करने के लिए ऐसा खेल खेलना सीखना बहुत जरूरी है जिसमें संभावनाएं आपके पक्ष में हों। सिद्धांत रूप में आप लगभग हर चीज का आनंद ले सकते हैं। व्यवहार में आप उन चीजों का आनंद लेने की अधिक संभावना रखते हैं जो आपको आसानी से मिल जाती हैं। जो लोग किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिभाशाली होते हैं वे उस कार्य में अधिक सक्षम होते हैं और फिर उन्हें अच्छा काम करने के लिए प्रशंसा मिलती है। वे ऊर्जावान बने रहते हैं क्योंकि वे वहां प्रगति कर रहे हैं जहां दूसरे विफल हो गए हैं, और क्योंकि उन्हें बेहतर वेतन और बड़े अवसरों से पुरस्कृत किया जाता है, जो न केवल उन्हें खुश करता है बल्कि उन्हें और भी बेहतर गुणवत्ता वाला काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक पुण्य चक्र है। सही आदत चुनें और प्रगति आसान है। गलत आदत चुनें और जीवन एक संघर्ष है। आप सही आदत कैसे चुनते हैं? पहला कदम वह है जिसे हमने तीसरे नियम में शामिल किया है, इसे आसान बनाएं। कई मामलों में जब लोग गलत आदत चुनते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने एक ऐसी आदत चुनी जो बहुत कठिन थी। जब कोई आदत आसान होती है तो आपके सफल होने की संभावना अधिक होती है। जब आप सफल होते हैं तो आप संतुष्ट महसूस करने की अधिक संभावना रखते हैं। हालांकि विचार करने के लिए एक और स्तर है। लंबे समय में यदि आप आगे बढ़ना और सुधार करना जारी रखते हैं तो कोई भी क्षेत्र चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किसी बिंदु पर आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप अपने कौशल के लिए सही खेल खेल रहे हैं। आप इसे कैसे समझेंगे? सबसे आम तरीका परीक्षण और त्रुटि है। बेशक इस रणनीति के साथ एक समस्या है, जीवन छोटा है। आपके पास हर करियर को आजमाने, हर योग्य बैचलर को डेट करने या हर संगीत वाद्ययंत्र बजाने का समय नहीं है। शुक्र है, इस पहेली को संभालने का एक प्रभावी तरीका है और इसे एक्सप्लॉइट ट्रेड ऑफ के रूप में जाना जाता है। किसी नई गतिविधि की शुरुआत में अन्वेषण की अवधि होनी चाहिए। रिश्तों में इसे डेटिंग कहा जाता है। कॉलेज में इसे लिबरल आर्ट्स कहा जाता है। व्यवसाय में इसे स्प्लिट टेस्टिंग कहा जाता है। लक्ष्य कई संभावनाओं को आजमाना, विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शोध करना और एक विस्तृत जाल बिछाना है। अन्वेषण की इस प्रारंभिक अवधि के बाद अपना ध्यान उस सर्वोत्तम समाधान पर केंद्रित करें जो आपने पाया है, लेकिन कभी कभी प्रयोग करते रहें। उचित संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। यदि आप वर्तमान में जीत रहे हैं तो आप शोषण करें, शोषण करें, शोषण करें। यदि आप वर्तमान में हार रहे हैं तो आप अन्वेषण करना जारी रखें, अन्वेषण करें, अन्वेषण करें। लंबे समय में संभवतः सबसे प्रभावी रणनीति पर काम करना है जो लगभग 80 से 90% समय में सर्वोत्तम परिणाम देती है और शेष 10 से 20% समय में खोजबीन करते रहना है। गूगल कर्मचारियों से सप्ताह का 80% समय अपने आधिकारिक काम पर और 20% अपनी पसंद के प्रोजेक्ट पर खर्च करने के लिए कहता है, जिसके कारण एडवर्ड्स और जीमेल जैसे ब्लॉकबस्टर उत्पाद बनाए गए हैं। इष्टतम दृष्टिकोण इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है।
यदि आपके पास बहुत समय है, जैसे कि अपने करियर की शुरुआत में किसी के पास, तो खोजबीन करना अधिक समझदारी है, क्योंकि एक बार जब आपको सही चीज़ मिल जाती है तो आपके पास उसका फ़ायदा उठाने के लिए अभी भी पर्याप्त समय होता है। यदि आपके पास समय की कमी है, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट की समय सीमा आने वाली है, तो आपको अब तक मिले सबसे अच्छे समाधान को लागू करना चाहिए और कुछ परिणाम प्राप्त करने चाहिए। जैसे जैसे आप विभिन्न विकल्पों की खोज करते हैं, आप अपने आप से कई प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि आप लगातार उन आदतों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो आपके लिए सबसे अधिक संतोषजनक होंगे। मुझे क्या मज़ेदार लगता है, लेकिन दूसरों को काम? आप किसी काम के लिए बने हैं या नहीं, इसका पता इस बात से नहीं चलता कि आपको वह काम पसंद है या नहीं, बल्कि इस बात से चलता है कि आप उस काम के दर्द को ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा आसानी से झेल पाते हैं या नहीं। जब दूसरे लोग शिकायत कर रहे होते हैं, तो आप कब उसका आनंद ले रहे होते हैं? जो काम आपको दूसरों से कम तकलीफ पहुंचाता है, वही काम है जिसके लिए आप बने हैं। मुझे समय का पता ही नहीं चलता। प्रवाह वह मानसिक स्थिति है जिसमें आप तब प्रवेश करते हैं जब आप अपने काम पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि बाकी दुनिया फीकी पड़ जाती है। खुशी और शीर्ष प्रदर्शन का यह मिश्रण एथलीट और कलाकार तब अनुभव करते हैं जब वे जोन में होते हैं। प्रवाह की स्थिति का अनुभव करना और कम से कम कुछ हद तक कार्य को संतोषजनक न पाना लगभग असंभव है। मुझे औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक लाभ कहाँ मिलता है? हम लगातार अपने आसपास के लोगों से अपनी तुलना करते रहते हैं, और जब तुलना हमारे पक्ष में होती है तो व्यवहार अधिक संतोषजनक होने की संभावना होती है। जब मैंने jamesclear.com पर लिखना शुरू किया तो मेरी ईमेल सूची बहुत तेजी से बढ़ी। मुझे पूरा यकीन नहीं था कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मेरे लिए परिणाम मेरे कुछ सहकर्मियों की तुलना में तेजी से आ रहे थे, जिसने मुझे लिखते रहने के लिए प्रेरित किया। मुझे क्या स्वाभाविक रूप से आता है? बस एक पल के लिए जो आपको सिखाया गया है उसे अनदेखा करें। समाज ने आपको जो बताया है उसे अनदेखा करें। दूसरों की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं उसे अनदेखा करें। अपने अंदर देखें और पूछें, मुझे क्या स्वाभाविक लगता है? मुझे कब जीवित महसूस हुआ है? मुझे कब ऐसा लगा है कि मैं असली हूँ? कोई आंतरिक निर्णय या लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं, कोई दूसरा अनुमान या आत्म आलोचना नहीं, बस जुड़ाव और आनंद की भावनाएं। जब भी आप प्रामाणिक और वास्तविक महसूस करते हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो इस प्रक्रिया का कुछ हिस्सा सिर्फ किस्मत का खेल है। माइकल फेल्प्स और हिचम एल गुएरोज भाग्यशाली थे कि वे ऐसी दुर्लभ क्षमताओं के साथ पैदा हुए जिन्हें समाज द्वारा बहुत महत्व दिया जाता है, और उन्हें उन क्षमताओं के लिए आदर्श वातावरण में रखा गया। हम सभी के पास इस ग्रह पर सीमित समय है, और हमारे बीच सबसे महान वे हैं जो न केवल कड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि उन्हें ऐसे अवसरों का सामना करने का सौभाग्य भी मिलता है जो उनके पक्ष में है। लेकिन क्या होगा अगर आप इसे किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहते? अगर आपको ऐसा कोई खेल नहीं मिल रहा है जिसमें संभावनाएं आपके पक्ष में हों, तो एक खेल बनाएं। डिल्बर्ट के पीछे कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स कहते हैं, हर किसी के पास कम से कम कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें वे थोड़े प्रयास से शीर्ष 25% में आ सकते हैं। मेरे मामले में मैं ज्यादातर लोगों से बेहतर चित्र बना सकता हूँ, लेकिन मैं शायद ही कोई कलाकार हूँ। और मैं औसत स्टैंड अप कॉमेडियन से ज्यादा मजेदार नहीं हूँ जो कभी बड़ा नाम नहीं बना पाता, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों से ज्यादा मजेदार हूँ। जादू यह है कि बहुत कम लोग अच्छे से चित्र बना सकते हैं और चुटकुले लिख सकते हैं। यह इन दोनों का संयोजन है जो मेरे काम को इतना दुर्लभ बनाता है। और जब आप मेरी व्यावसायिक पृष्ठभूमि को जोड़ते हैं तो अचानक मेरे पास एक ऐसा विषय होता है जिसे बहुत कम कार्टूनिस्ट बिना जिए समझ सकते हैं। जब आप बेहतर बनकर नहीं जीत सकते तो आप अलग बनकर जीत सकते हैं। अपने कौशल को जोड़कर आप प्रतिस्पर्धा के स्तर को कम करते हैं, जिससे अलग दिखना आसान हो जाता है। आप नियमों को फिर से लिखकर आनुवंशिक लाभ या अभ्यास के वर्षों की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी उस खेल को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करता है जिसे बाकी सभी खेल रहे हैं। एक महान खिलाड़ी एक नया खेल बनाता है जो उनकी ताकत का पक्ष लेता है और उनकी कमजोरियों से बचता है। अपने जीन से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें? हमारे जीन कड़ी मेहनत की जरूरत को खत्म नहीं करते, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमें किस पर कड़ी मेहनत करनी है। एक बार जब हम अपनी ताकत को पहचान लेते हैं तो हम जानते हैं कि हमें अपना समय और ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है। हम जानते हैं कि किस तरह के अवसरों की तलाश करनी है और किस तरह की चुनौतियों से बचना है।
हम अपने स्वभाव को जितना बेहतर समझेंगे, हमारी रणनीति उतनी ही बेहतर होगी। जैविक अंतर मायने रखते हैं। फिर भी किसी और से अपनी तुलना करने के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा उत्पादक है कि आप अपनी क्षमता को पूरा कर रहे हैं या नहीं। ये तथ्य कि आपके पास किसी विशिष्ट क्षमता की एक प्राकृतिक सीमा है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अपनी क्षमताओं की छत तक पहुंच रहे हैं या नहीं। लोग इस तथ्य में इतने उलझ जाते हैं कि उनकी सीमाएं हैं कि वे शायद ही कभी उनके करीब पहुंचने के लिए आवश्यक प्रयास करते हैं। इसके अलावा, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो जीन आपको सफल नहीं बना सकते। हाँ, ये संभव है कि जिम में फिट ट्रेनर के जीन बेहतर हों, लेकिन अगर आपने उसी तरह से अभ्यास नहीं किया है तो ये कहना असंभव है कि आपको बेहतर या खराब जेनेटिक हाथ मिला है। जब तक आप उन लोगों की तरह कड़ी मेहनत नहीं करते जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, तब तक उनकी सफलता को किस्मत के तौर पर ना समझाएं। संक्षेप में, ये सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी आदतें लंबे समय तक संतोषजनक बनी रहें। ऐसे व्यवहार चुनें जो आपके व्यक्तित्व और कौशल के साथ संरेखित हों। उन चीज़ों पर कड़ी मेहनत करें जो आसानी से आती हैं। अध्याय सारांश। सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने का रहस्य प्रतिस्पर्धा का सही क्षेत्र चुनना है। सही आदत चुनें और प्रगति आसान है। गलत आदत चुनें और जीवन एक संघर्ष है। जीन को आसानी से नहीं बदला जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वे अनुकूल परिस्थितियों में एक शक्तिशाली लाभ और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक गंभीर नुकसान प्रदान करते हैं। जब आदतें आपकी प्राकृतिक क्षमताओं के साथ संरेखित होती हैं तो वे आसान होती हैं। उन आदतों को चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं। ऐसा खेल खेलें जो आपकी ताकत के अनुकूल हो। अगर आपको ऐसा कोई खेल नहीं मिल रहा है जो आपके अनुकूल हो, तो एक नया खेल बनाएं। जीन कड़ी मेहनत की ज़रूरत को खत्म नहीं करते हैं, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे हमें बताते हैं कि किस चीज़ पर कड़ी मेहनत करनी है। गोल्डीलॉक्स नियम, जीवन और कार्य में कैसे प्रेरित रहें। 1955 में कैलिफोर्निया के एनाहेम में डिज्नीलैंड अभी खुला था, जब एक 10 वर्षीय लड़का आया और उसने नौकरी मांगी। उस समय श्रम कानून ढीले थे और लड़का 50 सेंट्स प्रति व्यक्ति के हिसाब से गाइडबुक बेचने का काम पाने में कामयाब रहा। 1 साल के भीतर वो डिज्नी की जादू की दुकान में चला गया, जहां उसने पुराने कर्मचारियों से तरकीबें सीखी। उसने चुटकुलों के साथ प्रयोग किया और आगंतुकों पर सरल दिनचर्या आजमाई। जल्द ही उसे पता चला कि उसे जादू करना नहीं बल्कि सामान्य रूप से प्रदर्शन करना पसंद है। उसने एक हास्य अभिनेता बनने का लक्ष्य बनाया। अपनी किशोरावस्था की शुरुआत में उसने लॉस एंजल्स के आसपास छोटे क्लबों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भीड़ कम थी और उसका अभिनय छोटा था। वो शायद ही कभी 5 मिनट से अधिक समय तक मंच पर रहता था। भीड़ में से अधिकांश लोग शराब पीने या दोस्तों से बात करने में इतने व्यस्त थे कि ध्यान नहीं दे पाए। एक रात उसने सचमुच एक खाली क्लब में अपना स्टैंड अप रूटीन पेश किया। यह कोई ग्लैमरस काम नहीं था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो बेहतर हो रहा था। उनका पहला कार्यक्रम केवल 1 या 2 मिनट का होता था। हाई स्कूल तक उनकी सामग्री में 5 मिनट का अभिनय और कुछ साल बाद 10 मिनट का शो शामिल हो गया था। 19 साल की उम्र में वो हर हफ्ते 20 मिनट के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें कार्यक्रम के दौरान 3 कविताएं पढ़नी पड़ती थीं, ताकि कार्यक्रम काफी लंबा हो जाए, लेकिन उनके कौशल में लगातार सुधार होता रहा। उन्होंने 1 और दशक प्रयोग, समायोजन और अभ्यास में बिताया। उन्होंने एक टेलीविजन लेखक के रूप में नौकरी की और धीरे धीरे वे टॉक शो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम हो गए। 1970 के दशक के मध्य तक उन्होंने द टुनाइट शो और सैटरडे नाइट लाइव में नियमित अतिथि के रूप में अपनी जगह बना ली थी। आखिरकार लगभग 15 साल के काम के बाद युवक प्रसिद्धि की ओर बढ़ गया। उसने 63 दिनों में 60 शहरों का दौरा किया, फिर 80 दिनों में 72 शहरों का, फिर 90 दिनों में 85 शहरों का। ओहियो में उसके एक शो में 18,695 लोग आए थे। न्यूयॉर्क में उसके 3 दिवसीय शो के लिए 45,000 टिकटें बिकी। वो अपनी शैली के शीर्ष पर पहुंच गया और अपने समय के सबसे सफल हास्य कलाकारों में से एक बन गया। उसका नाम स्टीव मार्टिन है। मार्टिन की कहानी इस बात पर एक आकर्षक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है कि लंबे समय तक अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है। कॉमेडी डरपोक लोगों के लिए नहीं है।
ऐसी स्थिति की कल्पना करना कठिन है जो मंच पर अकेले प्रदर्शन करने और एक भी हंसी न पाने से ज्यादा लोगों के दिलों में डर पैदा कर दे। और फिर भी स्टीव मार्टिन ने 18 साल तक हर हफ्ते इस डर का सामना किया। उनके शब्दों में 10 साल सीखने में बिताए, 4 साल निखारने में बिताए और 4 साल बेतहाशा सफल रहे। ऐसा क्यों है कि मार्टिन जैसे कुछ लोग अपनी आदतों से चिपके रहते हैं, चाहे चुटकुले सुनाना हो या कार्टून बनाना हो या गिटार बजाना हो, जबकि हम में से ज्यादातर प्रेरित रहने के लिए संघर्ष करते हैं? हम ऐसी आदतें कैसे बनाते हैं जो हमें आकर्षित करती हैं बजाय इसके कि वे हमें दूर कर दें? वैज्ञानिक कई सालों से इस सवाल का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन सबसे लगातार खोजों में से एक ये है कि प्रेरणा बनाए रखने और इच्छा के चरम स्तर को प्राप्त करने का तरीका बस प्रबंधनीय कठिनाई वाले कार्यों पर काम करना है। मानव मस्तिष्क को चुनौती पसंद है, लेकिन केवल तभी जब ये कठिनाई के इष्टतम क्षेत्र में हो। यदि आपको टेनिस पसंद है और आप 4 साल के बच्चे के खिलाफ गंभीर मैच खेलने की कोशिश करते हैं, तो आप जल्दी ही ऊब जाएंगे। ये बहुत आसान है, आप हर अंक जीतेंगे। इसके विपरीत, यदि आप रोजर फेडरर या सेरेना विलियम्स जैसे पेशेवर टेनिस खिलाड़ी के साथ खेलते हैं, तो आप जल्दी ही प्रेरणा खो देंगे क्योंकि मैच बहुत कठिन है। अब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ टेनिस खेलने पर विचार करें जो आपके बराबर है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, आप कुछ अंक जीतते हैं और कुछ हारते हैं। आपके पास जीतने का अच्छा मौका है, लेकिन केवल तभी जब आप वास्तव में प्रयास करें। आपका ध्यान कम हो जाता है, विकर्षण दूर हो जाते हैं और आप अपने आप को पूरी तरह से हाथ में लिए हुए कार्य में लगा हुआ पाते हैं। यह एक ऐसी चुनौती है जिसे आसानी से संभाला जा सकता है और यह गोल्डीलॉक्स नियम का एक प्रमुख उदाहरण है। गोल्डीलॉक्स नियम कहता है कि मनुष्य को उस समय सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है जब वह ऐसे कार्यों पर काम करता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं के बिल्कुल किनारे पर होते हैं। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान नहीं, बिल्कुल सही। गोल्डीलॉक्स नियम। मार्टिन का कॉमेडी करियर गोल्डीलॉक्स नियम के अभ्यास का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर साल उन्होंने अपनी कॉमेडी रूटीन का विस्तार किया, लेकिन केवल 1 या 2 मिनट के लिए। वो हमेशा नई सामग्री जोड़ते रहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ चुटकुले भी रखे जो हंसी लाने की गारंटी देते थे। उन्हें प्रेरित रखने के लिए पर्याप्त जीतें थीं और उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए पर्याप्त गलतियां थीं। जब आप कोई नई आदत शुरू कर रहे हों, तो व्यवहार को यथासंभव आसान रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप तब भी उस पर टिके रह सकें जब परिस्थितियां सही न हों। यह एक ऐसा विचार है जिसे हमने व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम पर चर्चा करते समय विस्तार से कवर किया था। हालांकि एक बार आदत स्थापित हो जाने के बाद छोटे छोटे तरीकों से आगे बढ़ना जारी रखना महत्वपूर्ण है। ये छोटे छोटे सुधार और नई चुनौतियां आपको व्यस्त रखती हैं, और अगर आप गोल्डीलॉक्स जोन में ठीक से पहुंच जाते हैं तो आप एक फ्लो स्टेट प्राप्त कर सकते हैं। फ्लो स्टेट जोन में होने और किसी गतिविधि में पूरी तरह से डूबे रहने का अनुभव है। वैज्ञानिकों ने इस भावना को मापने की कोशिश की है। उन्होंने पाया कि फ्लो की स्थिति प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को आपकी वर्तमान क्षमता से लगभग 4% अधिक होना चाहिए। वास्तविक जीवन में आमतौर पर इस तरह से किसी कार्य की कठिनाई को मापना संभव नहीं है, लेकिन गोल्डीलॉक्स नियम का मूल विचार बना हुआ है। बस प्रबंधनीय कठिनाई की चुनौतियों पर काम करना आपकी क्षमता की परिधि पर कुछ प्रेरणा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण लगता है। सुधार के लिए एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। आपको नियमित रूप से उन चुनौतियों की तलाश करनी चाहिए जो आपको प्रेरित रहने के लिए पर्याप्त प्रगति करते हुए अपने चरम पर ले जाएं। व्यवहार को आकर्षक और संतोषजनक बनाए रखने के लिए उन्हें नया बने रहने की आवश्यकता है। विविधता के बिना हम ऊब जाते हैं, और बोरियत शायद आत्म सुधार की खोज में सबसे बड़ा खलनायक है। जब आप अपने लक्ष्यों पर काम करते करते ऊब जाएं तो अपना ध्यान कैसे केंद्रित रखें? बेसबॉल करियर खत्म होने के बाद मैं एक नए खेल की तलाश में था। मैं एक भारोत्तोलन टीम में शामिल हो गया और एक दिन एक बेहतरीन कोच हमारे जिम में आया। उसने अपने लंबे करियर के दौरान हजारों एथलीटों के साथ काम किया था, जिसमें कुछ ओलंपियन भी शामिल थे। मैंने अपना परिचय दिया और हम सुधार की प्रक्रिया के बारे में बात करने लगे। मैंने पूछा, सर्वश्रेष्ठ एथलीटों और बाकी सभी के बीच क्या अंतर है? वास्तव में सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो ज्यादातर नहीं करते? उन्होंने उन कारकों का उल्लेख किया जिनकी आप उम्मीद कर सकते हैं, आनुवंशिकी, भाग्य, प्रतिभा। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी,
कुछ बिंदु पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन हर दिन प्रशिक्षण की बोरियत को संभाल सकता है, एक ही लिफ्ट को बार बार करना। उनके जवाब ने मुझे चौंका दिया क्योंकि यह काम नैतिकता के बारे में सोचने का एक अलग तरीका है। लोग अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए उत्साहित होने की बात करते हैं। चाहे वह व्यवसाय हो या खेल या कला, आप लोगों को ऐसी बातें कहते हुए सुनते हैं, ये सब जुनून पर निर्भर करता है या आपको वास्तव में इसे चाहना चाहिए। परिणामस्वरूप हम में से कई लोग उदास हो जाते हैं जब हम अपना ध्यान या प्रेरणा खो देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सफल लोगों के पास जुनून का कोई अथाह भंडार होता है। लेकिन ये कोच कह रहा था कि वास्तव में सफल लोग भी बाकी सभी लोगों की तरह ही प्रेरणा की कमी महसूस करते हैं। अंतर यह है कि वे ऊब की भावनाओं के बावजूद भी खुद को दिखाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। महारत हासिल करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन जितना अधिक आप किसी चीज का अभ्यास करते हैं वो उतनी ही उबाऊ और नियमित हो जाती है। एक बार जब शुरुआती लाभ प्राप्त हो जाते हैं और हम सीख जाते हैं कि क्या उम्मीद करनी है, तो हमारी रुचि कम होने लगती है। कभी कभी यह उससे भी तेजी से होता है। आपको बस कुछ दिन लगातार जिम जाना है या समय पर कुछ ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित करना है और एक दिन को छोड़ देना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। चीजें अच्छी चल रही हैं। एक दिन की छुट्टी लेना तर्कसंगत बनाना आसान है क्योंकि आप अच्छी स्थिति में हैं। सफलता के लिए सबसे बड़ा खतरा विफलता नहीं बल्कि ऊब है। हम आदतों से ऊब जाते हैं क्योंकि वे हमें खुश करना बंद कर देती हैं। परिणाम अपेक्षित हो जाते हैं और जैसे जैसे हमारी आदतें सामान्य होती जाती हैं, हम नवीनता की तलाश में अपनी प्रगति को पटरी से उतारना शुरू कर देते हैं। शायद यही कारण है कि हम कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंस जाते हैं। एक कसरत से दूसरे कसरत, एक आहार से दूसरे आहार, एक व्यवसाय विचार से दूसरे व्यवसाय विचार पर कूदते रहते हैं। जैसे ही हमें प्रेरणा में थोड़ी सी भी कमी महसूस होती है, हम एक नई रणनीति की तलाश शुरू कर देते हैं, भले ही पुरानी रणनीति अभी भी काम कर रही हो। जैसा कि मैकियावेली ने कहा था, लोग नवीनता की इतनी अधिक इच्छा रखते हैं कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं वे भी उतना ही बदलाव चाहते हैं जितना कि जो लोग बुरा कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि सबसे ज्यादा आदत बनाने वाले उत्पाद वे हैं जो निरंतर नवीनता प्रदान करते हैं। वीडियो गेम दृश्य नवीनता प्रदान करते हैं। पोर्न यौन नवीनता प्रदान करता है। जंक फूड पाक कला में नवीनता प्रदान करते हैं। इनमें से प्रत्येक अनुभव निरंतर आश्चर्य के तत्व प्रदान करता है। मनोविज्ञान में इसे परिवर्तनशील पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। स्लॉट मशीनें वास्तविक दुनिया का सबसे आम उदाहरण हैं। एक जुआरी कभी कभी जैकपॉट जीतता है, लेकिन किसी भी अनुमानित अंतराल पर नहीं। पुरस्कारों की गति बदलती रहती है। ये भिन्नता डोपामाइन के सबसे बड़े स्पाइक की ओर ले जाती है, स्मृति स्मरण को बढ़ाती है और आदत निर्माण को तेज करती है। परिवर्तनशील पुरस्कार लालसा पैदा नहीं करेंगे, यानी आप ऐसा पुरस्कार नहीं ले सकते जिसमें लोग रुचि नहीं रखते हैं। उन्हें परिवर्तनशील अंतराल पर दें और उम्मीद करें कि यह उनका मन बदल देगा, लेकिन वे पहले से ही अनुभव की जाने वाली लालसा को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है क्योंकि वे बोरियत को कम करते हैं। इच्छा का मीठा बिंदु सफलता और विफलता के बीच 50-50 विभाजन पर होता है। आधे समय में आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते हैं, आधे समय में आपको वो नहीं मिलता। आपको संतुष्टि का अनुभव करने के लिए बस पर्याप्त जीत की आवश्यकता होती है और इच्छा का अनुभव करने के लिए बस पर्याप्त चाह की आवश्यकता होती है। गोल्डीलॉक्स नियम का पालन करने के लाभों में से यह एक है। यदि आप पहले से ही किसी आदत में रुचि रखते हैं तो बस प्रबंधनीय कठिनाई की चुनौतियों पर काम करना चीजों को दिलचस्प बनाए रखने का एक अच्छा तरीका है। बेशक सभी आदतों में एक परिवर्तनशील इनाम घटक नहीं होता है और आप ऐसा नहीं चाहेंगे। अगर गूगल केवल कुछ समय के लिए ही उपयोगी खोज परिणाम देता है तो मैं बहुत जल्दी किसी प्रतिस्पर्धी पर स्विच कर लूंगा। अगर ऊबर मेरी आधी यात्राओं को ही उठाता है तो मुझे संदेह है कि मैं उस सेवा का अधिक समय तक उपयोग करूंगा। और अगर मैं हर रात अपने दांतों को फ्लॉस करता हूं और केवल कभी कभी मुंह साफ करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा। परिवर्तनशील पुरस्कार हो या ना हो, कोई भी आदत हमेशा दिलचस्प नहीं रहेगी। किसी न किसी बिंदु पर आत्मसुधार की यात्रा पर सभी को एक ही चुनौती का सामना करना पड़ता है। आपको बोरियत से प्यार हो जाना चाहिए। हम सभी के पास ऐसे लक्ष्य होते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं और ऐसे सपने होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस में बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आप केवल तभी काम करते हैं जब ये सुविधाजनक या रोमांचक हो, तो आप कभी भी उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसंगत नहीं होंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप कोई आदत शुरू करने में कामयाब हो जाते हैं और उस पर टिके रहते हैं, तो ऐसे दिन आएंगे जब आपको छोड़ने का मन करेगा। जब आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, तो ऐसे दिन आएंगे जब आपको वहां जाने का मन नहीं करेगा। जब आप जिम में होते हैं, तो ऐसे सेट होंगे जिन्हें पूरा करने का आपका मन नहीं करेगा। जब लिखने का समय आता है, तो ऐसे दिन आएंगे जब आपको टाइप करने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब ऐसा करना कष्टप्रद या दर्दनाक या थका देने वाला हो, तो आगे बढ़ना, यही एक पेशेवर और एक शौकिया के बीच का अंतर बनाता है। पेशेवर लोग तय समय सारिणी पर टिके रहते हैं, शौकिया लोग जीवन को बीच में आने देते हैं। पेशेवर लोग जानते हैं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है और उद्देश्यपूर्ण तरीके से उस दिशा में काम करते हैं। शौकिया लोग जीवन की तात्कालिकता के कारण अपने रास्ते से भटक जाते हैं। डेविड कैन, एक लेखक और ध्यान शिक्षक, अपने छात्रों को मौसम के हिसाब से ध्यान लगाने वाले बनने से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह आप मौसम के हिसाब से एथलीट या मौसम के हिसाब से लेखक या मौसम के हिसाब से कुछ भी नहीं बनना चाहते। जब कोई आदत आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण होती है, तो आपको किसी भी मूड में उससे चिपके रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। पेशेवर तब भी कार्रवाई करते हैं जब मूड सही नहीं होता। हो सकता है कि उन्हें इसका आनंद न आए, लेकिन वे प्रतिनिधि लगाने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं। ऐसे बहुत से सेट रहे हैं जिन्हें पूरा करने का मेरा मन नहीं हुआ, लेकिन मुझे कभी भी वर्कआउट करने का पछतावा नहीं हुआ। ऐसे बहुत से लेख रहे हैं जिन्हें लिखने का मेरा मन नहीं हुआ, लेकिन मुझे समय पर प्रकाशित करने का कभी पछतावा नहीं हुआ। ऐसे बहुत से दिन रहे हैं जब मुझे आराम करने का मन हुआ, लेकिन मुझे कभी भी किसी ऐसी चीज पर काम करने का पछतावा नहीं हुआ जो मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। उत्कृष्ट बनने का एकमात्र तरीका एक ही चीज को बार बार करने में अंतहीन रूप से मोहित होना है। आपको बोरियत से प्यार करना होगा। अध्याय सारांश। गोल्डीलॉक्स नियम कहता है कि मनुष्य तब सबसे ज्यादा प्रेरणा का अनुभव करता है जब वह ऐसे काम करता है जो उसकी मौजूदा क्षमताओं के बिल्कुल किनारे पर होते हैं। सफलता के लिए सबसे बड़ा खतरा विफलता नहीं बल्कि ऊब है। जैसे जैसे आदतें नियमित होती जाती हैं, वे कम दिलचस्प और कम संतोषजनक होती जाती हैं। हम ऊब जाते हैं। जब कोई प्रेरित महसूस करता है तो कोई भी कड़ी मेहनत कर सकता है। जब काम रोमांचक नहीं होता है तब भी काम करते रहने की क्षमता ही अंतर पैदा करती है। पेशेवर शेड्यूल से चिपके रहते हैं, शौकिया लोग जीवन को बीच में आने देते हैं। अच्छी आदतें बनाने के नुकसान। आदतें महारत की नींव रखती हैं। शतरंज में मोहरों की बुनियादी हरकतें स्वचालित हो जाने के बाद ही खिलाड़ी खेल के अगले स्तर पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। याद की गई जानकारी का प्रत्येक हिस्सा अधिक प्रयासपूर्ण सोच के लिए मानसिक स्थान खोलता है। ये किसी भी प्रयास के लिए सच है। जब आप सरल हरकतों को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उन्हें बिना सोचे समझे कर सकते हैं, तो आप अधिक उन्नत विवरणों पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह आदतें उत्कृष्टता की किसी भी खोज की रीढ़ हैं। हालांकि आदतों के लाभ एक कीमत पर आते हैं। सबसे पहले, प्रत्येक दोहराव से प्रवाह, गति और कौशल विकसित होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे आदत स्वचालित होती जाती है, आप प्रतिक्रिया के प्रति कम संवेदनशील होते जाते हैं। आप बिना सोचे समझे दोहराव में पड़ जाते हैं। गलतियों को अनदेखा करना आसान हो जाता है। जब आप इसे ऑटो पायलट पर काफी अच्छा कर सकते हैं, तो आप इसे बेहतर तरीके से करने के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। आदतों का लाभ यह है कि हम बिना सोचे समझे काम कर सकते हैं। आदतों का नकारात्मक पक्ष यह है कि आप चीजों को एक निश्चित तरीके से करने के आदी हो जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। आप मान लेते हैं कि आप बेहतर हो रहे हैं क्योंकि आप अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में आप केवल अपनी मौजूदा आदतों को मजबूत कर रहे हैं, उन्हें सुधार नहीं रहे हैं। वास्तव में कुछ शोधों से पता चला है कि एक बार किसी कौशल में महारत हासिल हो जाने के बाद समय के साथ प्रदर्शन में थोड़ी गिरावट आती है। आमतौर पर प्रदर्शन में यह मामूली गिरावट चिंता का कारण नहीं है। आपको अपने दांतों को ब्रश करने या अपने जूते बांधने या सुबह की चाय बनाने के तरीके में लगातार सुधार करने के लिए किसी सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। ऐसी आदतों के साथ पर्याप्त अच्छा आमतौर पर पर्याप्त होता है। आप तुच्छ विकल्पों पर जितनी कम ऊर्जा खर्च करेंगे, आप उतनी ही अधिक ऊर्जा उन चीज़ों पर खर्च कर पाएंगे जो वास्तव में मायने रखती हैं।
हालांकि जब आप अपनी क्षमता को अधिकतम करना चाहते हैं और प्रदर्शन के उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आप आंख मूंद कर एक ही चीज को दोहराकर असाधारण बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। आदतें जरूरी हैं, लेकिन महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको स्वचालित आदतों और जानबूझकर अभ्यास के संयोजन की आवश्यकता है। आदतें प्लस जानबूझकर अभ्यास इक्वल्स महारत। महान बनने के लिए कुछ कौशलों को स्वचालित होने की आवश्यकता होती है। बास्केटबॉल खिलाड़ियों को बिना सोचे समझे ड्रिबल करने में सक्षम होना चाहिए, तभी वे अपने गैर प्रमुख हाथ से लेअप में महारत हासिल कर सकते हैं। सर्जनों को पहले चीरे को इतनी बार दोहराना पड़ता है कि वे इसे अपनी आंखें बंद करके कर सकें, ताकि वे सर्जरी के दौरान उत्पन्न होने वाले सैकड़ों चरों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। लेकिन एक आदत में महारत हासिल करने के बाद आपको काम की मेहनत वाले हिस्से पर वापस लौटना होगा और अगली आदत बनाना शुरू करना होगा। महारत आपके ध्यान को सफलता के एक छोटे से तत्व तक सीमित करने की प्रक्रिया है। इसे तब तक दोहराते रहें जब तक कि आप कौशल को आत्मसात न कर लें, और फिर इस नई आदत का उपयोग अपने विकास की अगली सीमा तक आगे बढ़ने के लिए नींव के रूप में करें। पुराने कार्य दूसरी बार आसान हो जाते हैं, लेकिन ये समग्र रूप से आसान नहीं होता क्योंकि अब आप अपनी ऊर्जा अगली चुनौती में डाल रहे हैं। प्रत्येक आदत प्रदर्शन के अगले स्तर को अनलॉक करती है। यह एक अंतहीन चक्र है। हालांकि आदतें शक्तिशाली होती हैं, लेकिन आपको समय के साथ अपने प्रदर्शन के प्रति सचेत रहने का एक तरीका चाहिए, ताकि आप लगातार सुधार कर सकें। ये ठीक उसी क्षण होता है जब आपको लगता है कि आपने किसी कौशल में महारत हासिल कर ली है, ठीक उसी समय जब चीज़ें अपने आप होने लगती हैं और आप सहज महसूस करने लगते हैं। आपको आत्मसंतुष्टि के जाल में फंसने से बचना चाहिए। समाधान: चिंतन और समीक्षा के लिए एक प्रणाली स्थापित करें। अपनी आदतों की समीक्षा कैसे करें और समायोजन कैसे करें? 1986 में लॉस एंजल्स लेकर्स के पास अब तक की सबसे प्रतिभाशाली बास्केटबॉल टीमों में से एक थी, लेकिन उन्हें शायद ही कभी इस तरह से याद किया जाता है। टीम ने 1985-1986 NBA सीजन की शुरुआत 29-5 के शानदार रिकॉर्ड के साथ की। पंडित कह रहे थे कि हम बास्केटबॉल के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम हो सकते हैं, सीजन के बाद हेड कोच पैट रिले ने कहा। आश्चर्यजनक रूप से लेकर्स 1986 के प्लेऑफ में लड़खड़ा गए और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में सीजन एंडिंग हार का सामना करना पड़ा। बास्केटबॉल के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम NBA चैंपियनशिप के लिए भी नहीं खेली। उस झटके के बाद रिले ये सुनकर थक गए थे कि उनके खिलाड़ियों में कितनी प्रतिभा है और उनकी टीम में कितनी संभावनाएं हैं। वो नहीं चाहते थे कि चमक की झलक के बाद प्रदर्शन में धीरे धीरे गिरावट आए। वो चाहते थे कि लेकर्स रात भर अपनी क्षमता के अनुसार खेलें। 1986 की गर्मियों में उन्होंने ठीक यही करने के लिए एक योजना बनाई, एक प्रणाली जिसे उन्होंने करियर बेस्ट एफर्ट प्रोग्राम या CBE नाम दिया। रिले ने बताया, जब खिलाड़ी पहली बार लेकर्स में शामिल होते हैं तो हम हाई स्कूल से लेकर अब तक उनके बास्केटबॉल के आंकड़ों पर नजर रखते हैं। मैं इसे उनका नंबर लेना कहता हूँ। हम एक खिलाड़ी क्या कर सकता है इसका सटीक अनुमान लगाते हैं, फिर उसे टीम के लिए अपनी योजना में शामिल करते हैं, इस धारणा के आधार पर कि वह अपने औसत को बनाए रखेगा और फिर उसमें सुधार करेगा। खिलाड़ी के प्रदर्शन के आधारभूत स्तर को निर्धारित करने के बाद रिले ने एक महत्वपूर्ण कदम जोड़ा। उन्होंने प्रत्येक खिलाड़ी से सीजन के दौरान अपने आउटपुट में कम से कम 1% सुधार करने के लिए कहा। अगर वे सफल होते हैं तो ये CBE या करियर बेस्ट प्रयास होगा। अध्याय 1 में जिस ब्रिटिश साइकिलिंग टीम पर हमने चर्चा की थी, उसी तरह लेकर्स ने हर दिन थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करके शीर्ष प्रदर्शन की तलाश की। रिले ने ये बताने में सावधानी बरती कि CBE केवल अंकों या आंकड़ों के बारे में नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक और शारीरिक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बारे में था। खिलाड़ियों को किसी प्रतिद्वंद्वी को आपके सामने आने देने का श्रेय मिला जब आप जानते हैं कि उसके खिलाफ फाउल किया जाएगा, ढीली गेंदों के लिए गोता लगाना, रिबाउंड के पीछे जाना, चाहे आपको वे मिलने की संभावना हो या न हो, किसी साथी की मदद करना जब वह खिलाड़ी जिसकी वह रक्षा कर रहा है उससे आगे निकल गया हो, और अन्य अनसंग हीरो काम। उदाहरण के लिए मान लें कि मैजिक जॉनसन उस समय लेकर्स के स्टार खिलाड़ी ने एक गेम में 11 पॉइंट, 8 रिबाउंड, 12 असिस्ट, 2 स्टील और 5 टर्नओवर किए। मैजिक को एक ढीली गेंद +1 के पीछे गोता लगाने के लिए अनसंग हीरो काम का श्रेय भी मिला। अंत में
उन्होंने इस काल्पनिक गेम में कुल 33 मिनट खेले। सकारात्मक संख्याएं 11 + 8 + 12 + 2 + 1 का योग 34 होता है। फिर हम 5 टर्नओवर 34 to 5 घटाते हैं और 29 प्राप्त करते हैं। अंत में हम 29 को खेले गए 33 मिनटों से विभाजित करते हैं। 29 divided by 33 equals 0.879। मैजिक का CBE नंबर यहाँ 879 होगा। ये संख्या किसी खिलाड़ी के सभी खेलों के लिए गणना की गई थी और यह औसत CBE था जिसे किसी खिलाड़ी से पूरे सत्र में 1% सुधारने के लिए कहा गया था। रिले ने प्रत्येक खिलाड़ी के वर्तमान CBE की तुलना न केवल उनके पिछले प्रदर्शनों से की, बल्कि लीग के अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भी की। जैसा कि रिले ने कहा, हम टीम के सदस्यों को लीग विरोधियों के साथ रैंक करते हैं जो एक ही स्थिति में खेलते हैं और समान भूमिका परिभाषाएं रखते हैं। ये सिर्फ एथलीट्स के लिए ही नहीं है। जब कॉमेडियन क्रिस रॉक नई सामग्री तैयार कर रहे होते हैं तो वे सबसे पहले दर्जनों बार छोटे नाइट क्लब में दिखाई देते हैं और सैकड़ों चुटकुलों का परीक्षण करते हैं। वे मंच पर एक नोटपैड लेकर आते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि कौन से हिस्से अच्छे हैं और उन्हें कहाँ समायोजन करने की ज़रूरत है। कुछ बेहतरीन लाइनें जो बच जाती हैं, वे उनके नए शो की रीढ़ बन जाती हैं। मैं ऐसे अधिकारियों और निवेशकों को जानता हूं जो एक निर्णय पत्रिका रखते हैं जिसमें वे हर हफ्ते अपने द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें क्यों लिया और उन्हें क्या परिणाम मिलने की उम्मीद है। वे हर महीने या साल के अंत में अपने विकल्पों की समीक्षा करते हैं ताकि यह पता चल सके कि वे कहाँ सही थे और कहाँ गलत। सुधार सिर्फ आदतों को सीखने के बारे में नहीं है, यह उन्हें ठीक करने के बारे में भी है। चिंतन और समीक्षा सुनिश्चित करती है कि आप अपना समय सही चीज़ों पर खर्च करें और जब भी ज़रूरत हो, सुधार करें। जैसे पैट रिले हर रात अपने खिलाड़ियों के प्रयासों को समायोजित करते हैं। अगर कोई आदत अप्रभावी हो जाती है तो आप उसका अभ्यास नहीं करना चाहेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं चिंतन और समीक्षा के 2 प्राथमिक तरीकों का उपयोग करता हूँ। प्रत्येक दिसंबर में मैं वार्षिक समीक्षा करता हूँ जिसमें मैं पिछले वर्ष पर चिंतन करता हूँ। मैं वर्ष के लिए अपनी आदतों का मिलान करता हूँ, जैसे कि मैंने कितने लेख प्रकाशित किए, मैंने कितने वर्कआउट किए, मैंने कितनी नई जगहों की यात्रा की और भी बहुत कुछ। फिर मैं 3 सवालों के जवाब देकर अपनी प्रगति या उसकी कमी पर चिंतन करता हूँ। 1. इस साल क्या अच्छा हुआ? 2. इस साल क्या अच्छा नहीं हुआ? 3. मैंने क्या सीखा? 6 महीने बाद जब गर्मियाँ आती हैं तो मैं एक ईमानदारी रिपोर्ट तैयार करता हूँ। हर किसी की तरह मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ। मेरी ईमानदारी रिपोर्ट मुझे ये समझने में मदद करती है कि मैंने कहाँ गलती की और मुझे वापस सही रास्ते पर आने के लिए प्रेरित करती है। मैं इसे अपने मूल मूल्यों पर फिर से विचार करने और यह विचार करने के लिए समय के रूप में उपयोग करता हूँ कि क्या मैं उनके अनुसार जी रहा हूँ। यह वह समय है जब मैं अपनी पहचान पर विचार करता हूँ और मैं जिस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूँ उसे पाने के लिए कैसे काम कर सकता हूँ। *. मेरी वार्षिक ईमानदारी रिपोर्ट 3 सवालों के जवाब देती है। 1. वे मूल मूल्य क्या हैं जो मेरे जीवन और काम को संचालित करते हैं? 2. मैं अभी ईमानदारी के साथ कैसे जी रहा हूँ और काम कर रहा हूँ? 3. मैं भविष्य में उच्च मानक कैसे स्थापित कर सकता हूँ? इन 2 रिपोर्टों में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, साल में सिर्फ कुछ घंटे, लेकिन ये शोधन के लिए महत्वपूर्ण अवधि होती हैं। ये धीरे धीरे होने वाली उस गिरावट को रोकती हैं जो तब होती है जब मैं ध्यान नहीं देता। ये मेरी मनचाही पहचान पर फिर से विचार करने और इस बात पर विचार करने के लिए एक वार्षिक अनुस्मारक प्रदान करती हैं कि मेरी आदतें मुझे उस तरह का व्यक्ति बनने में कैसे मदद कर रही हैं जो मैं बनना चाहता हूँ। ये संकेत देती हैं कि मुझे कब अपनी आदतों को बेहतर बनाना चाहिए और नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए और कब मुझे अपने प्रयासों को वापस लेना चाहिए और बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चिंतन से परिप्रेक्ष्य की भावना भी आ सकती है। दैनिक आदतें शक्तिशाली होती हैं क्योंकि वे कैसे बढ़ती हैं, लेकिन हर रोज के विकल्प के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करना खुद को 1 इंच दूर से आईने में देखने जैसा है। आप हर खामी को देख सकते हैं और बड़ी तस्वीर को भूल सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। इसके विपरीत अपनी आदतों की कभी समीक्षा न करना आईने में कभी न देखने जैसा है। आप आसानी से ठीक की जा सकने वाली खामियों से अवगत नहीं हैं। आपकी शर्ट पर एक दाग, आपके दांतों में थोड़ा सा खाना। बहुत कम प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। समय समय पर चिंतन और समीक्षा करना
बातचीत की दूरी से खुद को आईने में देखने जैसा है। आप बड़ी तस्वीर को नज़रअंदाज किए बिना उन महत्वपूर्ण बदलावों को देख सकते हैं जिन्हें आपको करना चाहिए। आप पूरी पर्वत श्रृंखला को देखना चाहते हैं, न कि हर चोटी और घाटी पर ध्यान देना चाहते हैं। अंत में, चिंतन और समीक्षा व्यवहार परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक पर फिर से विचार करने का एक आदर्श समय प्रदान करती है। पहचान। उन विश्वासों को कैसे तोड़ें जो आपको पीछे खींचते हैं। शुरुआत में अपनी मनचाही पहचान के सबूत बनाने के लिए किसी आदत को दोहराना जरूरी है। हालांकि जैसे जैसे आप उस नई पहचान को अपनाते हैं, वही मान्यताएं आपको विकास के अगले स्तर से पीछे धकेल सकती हैं। जब आपकी पहचान आपके खिलाफ काम करती है, तो एक तरह का अभिमान पैदा होता है जो आपको अपनी कमजोरियों को नकारने के लिए प्रोत्साहित करता है और आपको सही मायने में बढ़ने से रोकता है। आदतें बनाने का ये सबसे बड़ा नुकसान है। हमारे लिए कोई विचार जितना पवित्र होता है, यानी ये हमारी पहचान से जितना गहराई से जुड़ा होता है, हम आलोचना के खिलाफ उतनी ही मजबूती से उसका बचाव करेंगे। आप इसे हर उद्योग में देखते हैं। वो स्कूल टीचर जो अभिनव शिक्षण विधियों को नज़रअंदाज करता है और अपनी आजमाई हुई पाठ योजनाओं पर अड़ा रहता है। वो अनुभवी प्रबंधक जो अपने तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो सर्जन जो अपने छोटे सहकर्मियों के विचारों को खारिज कर देता है। वो बैंड जो एक शानदार पहला एल्बम बनाता है और फिर एक ही ढर्रे पर अटक जाता है। हम जितनी मजबूती से किसी पहचान से चिपके रहते हैं, उससे आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता जाता है। एक उपाय यह है कि अपनी पहचान के किसी एक पहलू को अपने व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा बनाने से बचें। निवेशक पॉल ग्राहम के शब्दों में, अपनी पहचान छोटी रखें। जितना अधिक आप एक ही विश्वास को खुद को परिभाषित करने देंगे, उतना ही कम आप जीवन की चुनौतियों के समय खुद को ढालने में सक्षम होंगे। यदि आप सब कुछ पॉइंट गार्ड या फर्म में भागीदार या किसी और चीज में बांध देते हैं, तो आपके जीवन के उस पहलू का नुकसान आपको बर्बाद कर देगा। यदि आप शाकाहारी हैं और फिर एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति विकसित करते हैं जो आपको अपना आहार बदलने के लिए मजबूर करती है, तो आपके हाथों में पहचान का संकट होगा। जब आप एक पहचान से बहुत अधिक चिपके रहते हैं, तो आप भंगुर हो जाते हैं। उस एक चीज को खो दें और आप खुद को खो देते हैं। मेरे युवा जीवन के अधिकांश समय में एक एथलीट होना मेरी पहचान का एक बड़ा हिस्सा था। मेरे बेसबॉल करियर के समाप्त होने के बाद मैंने खुद को खोजने के लिए संघर्ष किया। जब आप अपना पूरा जीवन खुद को एक तरह से परिभाषित करने में बिताते हैं और वो गायब हो जाता है, तो अब आप कौन हैं? सैन्य दिग्गज और पूर्व उद्यमी इसी तरह की भावनाओं की रिपोर्ट करते हैं। अगर आपकी पहचान इस विश्वास में लिपटी हुई है कि मैं एक महान सैनिक हूं, तो आपकी सेवा अवधि समाप्त होने पर क्या होगा? कई व्यवसाय मालिकों के लिए उनकी पहचान कुछ इस तरह की होती है कि मैं सीईओ हूं या मैं संस्थापक हूं। अगर आपने अपना हर पल अपने व्यवसाय पर काम करते हुए बिताया है, तो कंपनी बेचने के बाद आपको कैसा लगेगा? पहचान के इन नुकसानों को कम करने की कुंजी खुद को इस तरह से फिर से परिभाषित करना है कि आप अपनी पहचान के महत्वपूर्ण पहलुओं को बनाए रख सकें, भले ही आपकी विशेष भूमिका बदल जाए। मैं एक एथलीट हूं बन जाता है। मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो मानसिक रूप से मजबूत है और शारीरिक चुनौतियों से प्यार करता है। मैं एक महान सैनिक हूं बदल जाता है। मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो अनुशासित, विश्वसनीय और टीम में शानदार है। मैं सीईओ हूं का अर्थ है मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो चीजों का निर्माण और सृजन करता है। प्रभावी ढंग से चुने जाने पर एक पहचान भंगुर होने के बजाय लचीली हो सकती है। जैसे पानी किसी बाधा के चारों ओर बहता है, वैसे ही आपकी पहचान बदलती परिस्थितियों के साथ काम करती है, उनके खिलाफ नहीं। ताओ ते चिंग का यह उद्धरण विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करता है। मनुष्य कोमल और लचीले पैदा होते हैं, मृत होने पर वे कठोर और सख्त होते हैं। पौधे कोमल और लचीले पैदा होते हैं, मृत होने पर वे भंगुर और सूखे होते हैं। इस प्रकार जो कोई कठोर और अनम्य है वो मृत्यु का शिष्य है। जो कोई कोमल और नम्र है वो जीवन का शिष्य है। कठोर और सख्त टूट जाएगा, कोमल और लचीला प्रबल होगा। आदतें कई लाभ देती हैं, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि वे हमें सोचने और कार्य करने के हमारे पिछले पैटर्न में ही बांध सकती हैं, तब भी जब दुनिया हमारे चारों ओर बदल रही हो। सब कुछ अस्थायी है, जीवन लगातार बदल रहा है, इसलिए आपको समय समय पर ये देखने की जरूरत है कि क्या आपकी पुरानी आदतें और विश्वास अभी भी आपके काम आ रहे हैं।
आत्म जागरूकता की कमी जहर है। चिंतन और समीक्षा इसका मारक है। अध्याय सारांश। आदतों का फायदा यह है कि हम बिना सोचे समझे काम कर सकते हैं। नुकसान यह है कि हम छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। आदतें प्लस जानबूझकर किया गया अभ्यास इक्वल्स महारत। चिंतन और समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको समय के साथ अपने प्रदर्शन के प्रति सचेत रहने की अनुमति देती है। हम जितनी ज्यादा किसी पहचान से चिपके रहते हैं, उससे आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता जाता है। कंक्लूजन। स्थायी परिणाम का रहस्य। सोराइट्स पैराडॉक्स के नाम से जानी जाने वाली एक प्राचीन ग्रीक दृष्टांत है जो इस बारे में बात करता है कि एक छोटी सी कार्रवाई का क्या प्रभाव हो सकता है जब उसे बार बार दोहराया जाए। विरोधाभास का एक सूत्रीकरण इस प्रकार है। क्या एक सिक्का किसी व्यक्ति को अमीर बना सकता है? यदि आप किसी व्यक्ति को 10 सिक्कों का ढेर देते हैं तो आप ये दावा नहीं करेंगे कि वह अमीर है। लेकिन क्या होगा यदि आप एक और जोड़ दें? और एक और? किसी बिंदु पर आपको ये स्वीकार करना होगा कि कोई भी व्यक्ति तब तक अमीर नहीं हो सकता जब तक कि एक सिक्का उसे अमीर न बना दे। हम परमाणु आदतों के बारे में भी यही कह सकते हैं। क्या एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन को बदल सकता है? ये संभावना नहीं है कि आप ऐसा कहेंगे। लेकिन क्या होगा यदि आप एक और बनाते हैं? और एक और? किसी बिंदु पर आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपका जीवन एक छोटे से बदलाव से बदल गया। आदत परिवर्तन का पवित्र प्याला 1% सुधार नहीं है, बल्कि उनमें से 1000 है। ये परमाणु आदतों का एक समूह है, प्रत्येक समग्र प्रणाली की एक मूलभूत इकाई है। शुरुआत में छोटे छोटे सुधार अक्सर निरर्थक लग सकते हैं क्योंकि वे सिस्टम के भार से बह जाते हैं। जिस तरह एक सिक्का आपको अमीर नहीं बना सकता, उसी तरह 1 मिनट के लिए ध्यान लगाने या हर दिन एक पेज पढ़ने जैसा एक सकारात्मक बदलाव कोई खास अंतर नहीं ला सकता। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक के ऊपर एक छोटे छोटे बदलाव करते जाएंगे, जीवन का तराजू हिलने लगेगा। हर सुधार तराजू के सकारात्मक पक्ष में रेत का एक दाना जोड़ने जैसा है, जो धीरे धीरे चीजों को आपके पक्ष में झुकाता है। आखिरकार, अगर आप इसके साथ बने रहते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाते हैं। अचानक अच्छी आदतों के साथ बने रहना आसान लगने लगता है। सिस्टम का भार आपके खिलाफ काम करने के बजाय आपके पक्ष में काम कर रहा है। इस पुस्तक के दौरान हमने शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के बारे में दर्जनों कहानियां देखी हैं। हमने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं, पुरस्कार विजेता कलाकारों, व्यापारिक नेताओं, जीवन रक्षक चिकित्सकों और स्टार कॉमेडियन के बारे में सुना है, जिन्होंने अपने शिल्प में महारत हासिल करने और अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने के लिए छोटी आदतों के विज्ञान का उपयोग किया है। हमने जिन लोगों, टीमों और कंपनियों को कवर किया है, उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अंततः एक ही तरह से प्रगति की है, छोटे, टिकाऊ, निरंतर सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से। सफलता कोई लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त करना है या कोई अंतिम रेखा नहीं है जिसे पार करना है। ये सुधार करने की एक प्रणाली है, परिष्कृत करने की एक अंतहीन प्रक्रिया है। अध्याय 1 में मैंने कहा, यदि आपको अपनी आदतें बदलने में परेशानी हो रही है तो समस्या आप नहीं हैं। समस्या आपकी प्रणाली है। बुरी आदतें बार बार खुद को दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आपके पास बदलाव के लिए गलत प्रणाली है। जैसे जैसे ये पुस्तक समाप्त होने वाली है, मुझे उम्मीद है कि विपरीत सच है। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों के साथ आपके पास ऐसे उपकरण और रणनीतियां हैं जिनका उपयोग आप बेहतर प्रणाली बनाने और बेहतर आदतों को आकार देने के लिए कर सकते हैं। कभी कभी कोई आदत याद रखना मुश्किल होगा और आपको इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी। अन्य बार आपको शुरू करने का मन नहीं करेगा और आपको इसे आकर्षक बनाने की आवश्यकता होगी। कई मामलों में आपको लग सकता है कि कोई आदत बहुत कठिन होगी और आपको इसे आसान बनाने की आवश्यकता होगी। और कभी कभी आपको इसे बनाए रखने का मन नहीं करेगा और आपको इसे संतोषजनक बनाने की आवश्यकता होगी। यह एक सतत प्रक्रिया है। कोई अंतिम रेखा नहीं है, कोई स्थायी समाधान नहीं है। जब भी आप सुधार करना चाहते हैं तो आप व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों के माध्यम से तब तक घूम सकते हैं जब तक आपको अगली अड़चन न मिल जाए। इसे स्पष्ट करें, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं, इसे संतोषजनक बनाएं। बार बार, हमेशा 1% बेहतर होने के लिए अगले तरीके की तलाश करें।
स्थायी परिणाम प्राप्त करने का रहस्य सुधार करना कभी बंद न करना है। यह उल्लेखनीय है कि अगर आप रुकते नहीं हैं तो आप क्या बना सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अगर आप काम करना बंद नहीं करते हैं तो आप कितना व्यवसाय बना सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अगर आप प्रशिक्षण बंद नहीं करते हैं तो आप कितना शरीर बना सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अगर आप सीखना बंद नहीं करते हैं तो आप कितना ज्ञान बना सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अगर आप बचत करना बंद नहीं करते हैं तो आप कितना भाग्य बना सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अगर आप परवाह करना बंद नहीं करते हैं तो आप कितनी दोस्ती बना सकते हैं। छोटी आदतें जुड़ती नहीं हैं, वे बढ़ती जाती हैं। ये परमाणु आदतों की शक्ति है। छोटे छोटे बदलाव, उल्लेखनीय परिणाम। सुनने के लिए धन्यवाद। यह इस पुस्तक का अंतिम अध्याय था। मैं आपके लिए ऐसी और भी रोचक पुस्तकें लेकर आऊंगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया मुझे बताएं और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह मुझे ऐसे और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।